हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बायोलॉजी के विषय से संबंधित है। जो क्लास 12 से यानी इंटरमीडिएट की जो छात्र हैं उनके लिए बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र है, जो आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर की ओर। तो आप जानते हैं कि आपको जो ये आपका पेपर है, ये 70 नंबर का एक पूर्णांक, मतलब जो पूर्णांक है वो आपको 70 नंबर का है, 70 नंबर का है। और बायोलॉजी में जो आपके विषय पूछे जाते हैं वो एक ही सब्जेक्ट होता है, और एक सब्जेक्ट में यानी बायोलॉजी के अंतर्गत आपको मैक्सिमम मार्क 70 नंबर दिए जाते हैं। तो उसी में आपको 70 में से आपको नंबर हासिल करने होते हैं। तो देखिए कितने आप नंबर हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे पूरे इस वीडियो के साथ में, और आप अच्छे से अच्छे मार्क हासिल करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका सही विकल्प यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको निशान लगाने हैं, चिन्ह लगाने हैं। द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्विनिषेचन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपके इस तरह से है: दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, तीसरा है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड, दूसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला खा खंड है। खा है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं नाभिका यानी हाइलम कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, नाभिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जेनेटिक का खंड आ गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है आपका किसमें होता है? ऑप्शन है आपके कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। तो सही आपका आंसर सही है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव जो है आपका ऑल आपका सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कृषि में भी होता है, वैक्सीन बनाने में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है। तो ये आपका सही आंसर है सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के टीके का क्या नाम है? जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उस इंजेक्शन के नाम को आपको बताना है। तो उस इंजेक्शन का नाम है बीसीजी। बीसीजी जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो बीसीजी यानी बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है जो ट्यूबरक्लोसिस की रोग को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन चारों हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें ये है सही है आपका डी, और इसमें कौन सा सही है? इसमें भी डी सही है, यानी चारों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं निश्चित उत्तरीय यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, यानी जो लिखने वाला है उस पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। पुष्प देखिए क्वेश्चन आपके इस तरह से है। पहले आपको क्वेश्चन को दिखा दें हम। पुष्प दल के कार्य, विषण के प्रमुख कार्य, आईयूडी का पूरा नाम, डाउन सिंड्रोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर ये क्वेश्चन आ गया रेड बुक डाटा, मलेरिया रोग फैलाने वाली रोकथाम, पेयजल, डबल रोटी पुनर्योजन, या बीटी कपास। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है। विस्तृत उत्तरीय में आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको देखिए अब आपको लिए चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन था ये
पुष्पदल का क्या कार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पुष्पदल का क्या कार्य है। तो इसका आंसर के लिए आपको ले चलते ये पुष्पदल का कार्य है कलिकावस्था में या जनन अंगों की रक्षा करता है और ये कीट पराग में सहायक होता है। कौन? पुष्पदल। ठीक है, तो ये आपके कार्य हो गए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है वृषण के दो कार्य बताइए। मतलब आपको बताना है कि वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण में दो कार्य देखिए क्या होते हैं। ये है वृषण के दो कार्य है, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना और दूसरा है नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, तो ये किसका है? ये आपका किसका है? ये वृषण के दो कार्य है। ठीक है, वृषण के दो कार्य। तो वृषण के दो कार्य कौन से हैं? आपके ये दो कार्य हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, ये IUD का पूरा नाम बताइए। तो IUD यानी इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है इंट्रा यूटेराइन या यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, इसका पूरा नाम है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये है अंतः गर्भाशयी यंत्र है ये। इसको इसी का नाम कॉपरेटिव भी है। ये आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा है, ये आपका फुल फॉर्म है। और ये छोटा सा कुंडलित यंत्र होता है जो तांबे या स्टील की बनी होती है। यह गर्भधारण को रोकने के लिए चिकित्सक या नर्स द्वारा स्त्री के गर्भाशय की गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे अनचाहा गर्भ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉपुलेशन यानी आपकी जो जनसंख्या है उसको रोकने में मदद करता है। क्लियर? अगला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, देखिए ये है डाउन सिंड्रोम या 21वें जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, नाम तो डाउन है। डाउन क्या है? डाउन माने नीचे नहीं होता। डाउन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको खोजा था, जो त्रिगुणितता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के गुणसूत्रों में 40 के स्थान पर कितने गुणसूत्र? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है, माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन और उंगलियां छोटी हो जाती हैं, कद छोटा हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, विमंदित खुरदरी त्वचा हो जाती है, जीभ मोटी जीभ हो जाती है, खुरदरा हुआ निचला हुआ ओंठ, मंगोलियन जड़ता, ये सब इसके लक्षण होते हैं। क्लियर? अगला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर आपको बताने हैं। तो ये है आपका आंसर। प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। और दूसरा है प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके अंतर आपको मिल गए। अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। तो रेड डाटा बुक देखिए क्या है आपका। रेड डाटा बुक यानी IUCN द्वारा जारी एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आंशिक, दुर्लभ, सुभेद, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण किया गया है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है? ये पुस्तक लुप्त हो रही जीव प्रजातियों की जानकारी देता है। इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराते हैं। ये पुस्तक आंकड़ों के माध्यम से जीवों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। क्लियर? तो ये है आपका रेड डाटा बुक से संबंधित। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम लिखिए। तो मलेरिया रोग जो होता है फैलता किससे है, कैसे फैलता है, ये देखिए मलेरिया के फैलने का।
मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन्स है जो 2 पोषदीय होता है, अर्थात उसे 2 पोषक की जरूरत होती है। प्राथमिक पोषक मानव होता है और द्वितीयक पोषक उसका मादा एनाफ्रीज होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलाराई या मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया रोग फैलाने वाले प्रोटोजोन की विभिन्न जातियां हैं जो मलेरिया नामक रोग फैलाते हैं। ठीक है, संक्रमण देखिए कैसे होता है। ये संक्रमण अवस्था है, स्पोरोजोइट्स अवस्था है। जब संक्रमण व्यक्ति एनाफ्लीज मादा मच्छर काटता है, देखिए ध्यान रहे, मादा एनाफ्लीज व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में व्यक्ति में प्रवेश करता है। यह जीवाणु का संक्रमण रूप है। शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं जिससे वो फट जाती है। एक विशाल हेमोजोइन यानी एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है जो हेमोजोइन कहलाता है, जो टिट्रोन और उच्च ताप के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनाफ्लीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसमें प्रवेश कर जाता है, यहाँ तक कि बहुसंख्या रूप में बढ़ते हैं और जीवाणु बनाते हैं। इस प्रकार बने हुए जीवाणु मादा मच्छर की लाल ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो क्या करता है, तो जीवाणु को उसके शरीर में प्रवेश करा देता है। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य और एनाफ्लीज दोनों से पूरा करता है। ठीक है, देख लीजिए, मच्छर को मलेरिया परजीवी का द्वितीयक पोषी तथा मनुष्य को प्राथमिक पोषी कहा जाता है। देखिए लक्षण क्या होते हैं। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, रोगी को तीव्र ज्वर होता है, रोगी को कब्ज होने लगती है, जी मिचलाता है, रोगी का मुख सूखने लगता है और रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। नियंत्रण आपको देखना है, बचा हुआ नियंत्रण क्या है। तो भैया सबसे पहला है कि मच्छर को पनपने ही न दिया जाए। मच्छर के लार्वा प्यूपा विनाश मलेरिया के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। तो रात को क्या करें, रात हो या दिन हो, मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, मच्छरदानी लगा करके सोएं। तालाब और गड्ढों में जल जमा इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, और हो सके तो जानते हो आप कि मच्छर के खाने वाली एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया मछली को पाला जाए ताकि वो मच्छर के लार्वा, सबसे पसंदीदा उसका फेवरेट भोजन मच्छर का लार्वा ही होता है, उसको चट कर जाती है। ठीक है, तो वो छोड़ दो। या DDT, BHC आदि का प्रयोग से मच्छर के लार्वे नष्ट हो जाते हैं, यानी मच्छर नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। दवाइयाँ भी देखिए आपको दे दी गई हैं। भैया आप डॉक्टर हैं, इंटर पढ़ करके भी आप आधा डॉक्टर बन जाते हैं। तो देखिए कुनैन से मिलने वाली कृत्रिम औषधियाँ जैसे है एंटीब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मेलोसाइड, मुलवरिन, नियोकिन, है ना, रिसोचिन तो आपके मेडिकल पर उपलब्ध है। लारियागो, रिसोचिन, है ना, ये सब दवाई जो दी जाती है, क्लोरोक्विन, ये सब मलेरिया उपचारी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करता है। पेय पदार्थ के रूप में सामान्यतः अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। फलस्वरूप अल्कोहल का निर्माण, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा भी अम्ल में बनते हैं। ठीक है, अल्कोहल का आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ में बियर, रम, विस्की, वाइन आदि सम्मिलित होते हैं। ये देखिए, ये आपका C6H12O6 पर अपक्रिया जाइमेज की होती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। डबल रोटी में देखिए, डबल रोटी बनाने में गूँथे हुए आटे में ईस्ट किण्वन हेतु डाली जाती है। ईस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण हो जाता है और ब्रेड फूली हुई तथा हल्की हो जाती है। सामान्यतः बेकरी उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुनर्योगज DNA की क्या उपयोगिता होती है। पुनर्योगज DNA की क्या उपयोगिता होती है। देखिए, ये है आपका आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति ने जैव प्रौद्योगिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र अनुवांशिक अभियांत्रिकी को जन्म दिया है। जीन या अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के सहयोग से किसी भी प्रजाति के जीवों के अनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजातियों के जीवों में किया जा सकता है तथा वांछित गुणों युक्त जीव प्राप्त किए जा सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने
संकरण द्वारा नहीं बल्कि जीवों के अनुवांशिक पदार्थ के जोड़ तोड़ करके जीव सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं के लिए, मानव के लिए अधिक उपयोगी नस्लों की उत्पत्ति की विविधता विधियों का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। इससे पुनर्योजित डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण एवं पुनर्संयोजन होता है। इस तकनीक में दो भिन्न जीवों के डीएनए को संयुक्त कर पुनर्संयोजन डीएनए उत्पन्न होते हैं। इस तकनीक को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो यही आपको उत्तर हो जाएगा। यही से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बस ये जो अंतिम पैराग्राफ है यही आपका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी यानी बैसिलस थ्यूजेंसिस जीवाणु से उत्पादित है ये बीटी कपास। तो देखिए ये है आपका बीटी कपास। बैसिलस थ्यूजेंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया गया है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलियोप्टेरान तथा डिप्टेरान यानी मक्खी मच्छर को मारने के लिए उपयोगी है। देखिए, ठीक है, देखिए इससे संशोधित की गई है कि जब कोई कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष सक्रिय अवस्था में बदल जाती है, जो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत में उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़ करके उसमें क्या करता है, छिद्र कर देता है। इस कारण से वो फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के संक्षिप्त। तो भ्रूणपोष देखिए यह है, भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप उसपे पादपों के निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में लाते हैं। देखिए केंद्रीय ये जो आपके आवृत पादपों के विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ये तीनों आपको चित्र में दिखाए गए हैं, तीनों आपको चित्र में बनाना होगा। ठीक है, चित्र ये प्राथमिक है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है या निर्माण होता है। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है जो बाद में समाप्त हो जाती है। ये कोशिकीय भ्रूण देखिए भ्रूणपोष, इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। गैमोपेटेली वर्ग में इस प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। माध्यमिक भ्रूणपोष देखो, यह केंद्रीय व कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति के निर्माण से होता है, परंतु इसके बाद में मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है जैसे एसिमुरस। देखिए ये तीनों आपके ये आपको दिए गए हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रीय भ्रूणपोष। तो इन तीनों के चित्र आपको सुस्पष्ट बना लेना है। ठीक है, लिंग निर्धारण क्या है, अब आपको बताना है। लिंग निर्धारण कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पक्षी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है या लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतु में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नर प्राणी होगा या मादा प्राणी। ठीक है, नर प्राणी या मादा प्राणी की माप या पहचान ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, XXXY प्रतिक्रिया यह लिंग निर्धारण की सबसे सामान्य विधि है। ये स्तनधारियों एवं कीटों में पाई जाती है। जैसे ड्रोसोफिला में कई प्रकार की विधि के अंतर्गत मादाओं का समान संरचना वाले 2 X गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अतः यह मादाएं केवल एक ही प्रकार के अंडोत्सर्ग का निर्माण करती हैं जिनमें X गुणसूत्र ही उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र X और Y होते हैं। इनमें 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है। भ्रूण के लिंग का निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, XX वो
XXXO। इस प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ कीटों में होता है। ठीक है, ये देखिए ZZZW, ये विषम युग के नर और विषम युग पे और मादा विषम युग पे होती है और नर समयुग भी होते हैं। इनमें नर में 2 समान प्रकार के X गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसकी मादाओं में इसकी मादाओं में या तो XX गुणसूत्र होता है, या तो एक X गुणसूत्र होता है, या एक X एवं एक Y गुणसूत्र होता है। ये देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मधुमक्खी में बताया गया, मधुमक्खी में समानता निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: द्विगुणित रानी, द्विगुणित श्रमिक और अगुणित ड्रोन यानी नर मक्खी। इसका विकास निषेचन के अंडे से होता है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। द्विश्रमिक मक्खी में ये अर्धविकसित मादाएं होते हैं जिनका विकास निषेचित अंडों से होता है, परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। और अगुणित नर या ड्रोन, इनका विकास अनिषेचित अंडों के अनिषेक जनन द्वारा होता है। नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के विकास को आर्हिनोटोकी कहते हैं। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है और यूक्रोमेटिन क्या है? तो देखिए, हेट्रो में गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग हल्का रंगता है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अगला है, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। और इसमें बताया गया कि यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्र की तुलना में कम संघनित होता है। हेट्रोक्रोमेटिन भाग में DNA का द्विगुणन देर से होता है, अतः इसके जीन सदैव निष्क्रिय रहते हैं। यूक्रोमेटिन भाग में DNA का द्विगुणन शीघ्रता से होता है, अतः इसके जीन बहुत सक्रिय होते हैं। यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय है, यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको नामांकित चित्र बना करके दिखाना है। ये देखिए आपका मलेरिया का आपको चित्र बना करके दिखाना है ऐसे। ठीक है, तो शुरुआत में देखिए, जब मानव को काटता है तो ये उसके कहाँ पर पहुंच जाता है? उसके यकृत में पहुंचता है। यकृत से परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिकाओं को फोड़ देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित हो जाता है। फिर उसके बाद में परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है। इस प्रकार अन्य लक्षणों को भी ये शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर लैंगिक अवस्थाओं में ये अपना द्विगुणन करता है, लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवर्धित करता है। फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर इसके नर और मादा जब जनन करते हैं तो यहाँ पर युग्मक बन जाता है, और युग्मक के फलस्वरूप देखिए मादा मच्छर रक्त आहार नाल के साथ में युग्मकों को अंदर ले लेती है। अब युग्मक बन गया ना, तो इसको आहार नाल के साथ में मादा मच्छर आहार नाल के साथ इसको अंदर ले लेती है। अब फिर क्या होगा कि यहाँ पर निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जीवाणु, ये देखिए परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत्र में निकल करके मच्छर के लार ग्रंथियों में पहुंच जाती हैं, और जैसे ये किसी व्यक्ति को फिर काटती हैं, स्वस्थ व्यक्ति को, और उसमें ये क्या हो जाती हैं, पहुंच जाते हैं, ये उसी के ब्लड में मिल जाता है, अपने लार के द्वारा
उसके ब्लड में छोड़ देती है। इस तरह से आदमी संक्रमित हो जाता है। किसके द्वारा? मादा मच्छर एनाफ्लीज के द्वारा। ठीक है, तो ये चित्र आपको बना लेना है, बहुत ज़रूरी है। तो चित्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैव उर्वरक क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा के पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो पादप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। इसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, फास्फेट जीवाणुकरण और माइकोराइजा। ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है, और हो सके तो आप लिख लीजिए। जैव उर्वरकों का रासायनिक उर्वरकों की तुलना में, ठीक है, माइकोराइजा का क्या काम है? देखो, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। अगला आ गया, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये है उत्तर। जैव प्लाज्मिड जीवाणु के अतिरिक्त डीएनए की स्वायत्त इकाई होती है, जो मुख्य गुणसूत्र डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होती है। यह जीन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वाहक है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड कारक PBr 322 है। प्लाज्मिड में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। और चौथा है, प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक होकर ही ये द्विगुणन कर सकते हैं। प्लाज्मिडों की उपयोगिता आणविक जैव वैज्ञानिकों के लिए होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक इनको आनुवांशिक वाहक के रूप में प्रयोग कर ऐच्छिक जीन को कोशिका में प्रवेश करा करके उसकी वृद्धि करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा सच्चा कोलाई में ऐसे 20 प्लाज्मिड रखे गए हैं, अतः एक समय में 20 THS जीनों को रखा जा सकता है। ये सभी जीन मिलकर के एक जीन की तुलना में एक हार्मोन्स की 20 गुना अधिक मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये है जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी में अंतर। इनके जीन थेरेपी, इसके अंतर्गत मानव शरीर में असमान त्रुटिपूर्ण एवं विकारी जीन को स्वास्थ्य जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र के संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। यह विधि अनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, या प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब आपके लक्षण है, मतलब दोनों में डिफरेंस। इसमें विकसित जीन को जीन लक्ष्य मोदन द्वारा स्वास्थ्य बनाकर अनुवांशिक रोग मुक्त किया जा सकता है, अनुवांशिक रोगों से मुक्त किया जा सकता है। इसमें रोगी की अस्थि मज्जा का शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर अनुवांशिक अभियांत्रिकी ADA युक्त विषाणु की धार संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी में स्थापित कर दिया जाता है। इसका देखिए, जीन उपचार का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में किया जा सकता है, और एंजाइम थेरेपी का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। और लास्ट है, इसका उदाहरण भ्रूण उपचार है। इसका उदाहरण SCID है, जिसमें ADA एंजाइम की कमी होती है। किन्हीं दो कीट बच्ची पौधे के नाम बताओ। ऐसे यानी कीट बच्ची, ऐसे दो पौधे का नाम बताइए जो कीटों को पकड़कर खाता है, यानी कीट बच्ची है, कीट खाता है। तो ये देखिए, कीट बच्ची पादप जो नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे नेपेथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, घटपरडी,
समझ पा रहे हो ना? ये सब आपके कौन सा मतलब कौन से पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए और उसके संरक्षण की विधियाँ लिखिए। जैव विविधता क्या है? ये देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीनोम में पारिस्थितिक निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्मजीवों की विभिन्न जातियों में पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। कब? 1985 में। जैव विविधता के विलुप्ति के कारण उसको देना नहीं है, क्या बताना है? क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, परिभाषा लिखना है, फिर इसके संरक्षण की 2 विधियाँ। अब देखिए, संरक्षण की विधियाँ आपको लिखना, पहला है स्वास्थानीय संरक्षण और दूसरा बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो स्वास्थानीय संरक्षण पहले देखिए। स्वास्थानीय संरक्षण में सभी प्रजातियों के जीन को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में संरक्षित किया जा सकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत ने राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व बनाए हैं, ठीक है। जैसा अभ्यारण्य है ये है। और दूसरा है स्वास्थानीय संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित रखना। ये क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी बाहर उसको स्थान देना, जैसे चिड़ियाघर, खेत फार्म, सफारी पार्क, जलशाला, उद्यान, बैंक, बीज एवं जीन बैंक स्वास्थानीय संरक्षण है, ठीक है, जहाँ जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? अंगुली छाप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99.9% सभी प्राणियों में समान होता है। 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है और वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है, ठीक है। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच में भिन्नता पाई जाती है, जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण व्यक्तियों में डीएनए की तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोटों को नहीं रखते, इसके स्थान पर BNTRs, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लाल बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ से डीएनए ले लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक जीवाणु से भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं का क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता होती है। 2 व्यक्तियों में के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है, या गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों में अपराधी की जानकारी करने के लिए निर्णय लेने में किया जाता है। यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? अंतर बताइए। तो सक्रिय देखिए, सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। प्रतिरक्षा सीधे शरीर में डाले जाते हैं। अगला डिफरेंस क्या है कि शरीर में अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती है, और ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। यह क्षमता उत्पन्न होने के समय लगता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी समाप्त हो जाती है और ये लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरे में है, यह प्रतिरक्षा उसी समय काम करती है, लंबे समय तक नहीं बनी रहती है, जैसे चेचक की प्रतिरक्षा, और इसका उदाहरण टेटनस, पोलियो, टीबी टीकाकरण।
तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा आप समझ गए। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों के महत्व का उदाहरण आपको बताने हैं। तो सूक्ष्मजीवी जैसे जीवाणु, कवक आदि के उद्योग में क्या है, इसकी क्या भूमिका है? तो पहला किण्वित पेय पदार्थ में, सिरका एसिटिक में, ठीक है, एथिल अल्कोहल को एसिटोबैक्टर के साथ में क्या कराया था, एसिटिक एसिड बनता है। तंबाकू उद्योगों में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध व स्वाद बढ़ाने के लिए जीवाणुओं जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का उपयोग किण्वन के लिए किया जाता है। चाय की पत्ती में पत्तियों की माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की किण्वन की क्रिया द्वारा क्यूरिंग कराई जाती है, जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आता है। ठीक है। तो ये सब। अब अगला क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय का गया। मानव में मादा प्रजनन का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, ये है अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा के गर्भाशय के दोनों ओर अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। ये मध्य स्तर द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। ये प्रत्येक अंडाशय अंडाशय द्वारा गर्भाशय तथा अंडाशय फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनियों से जुड़ा रहता है। अंडाशय के परिधि की ओर ग्राफेन पुटिका होती है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। ये देखिए, ये आपको बनाने होंगे। ठीक है। फिर सहायक अंग अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। दूसरा है गर्भाशय। फिर है यौन। ठीक है। भग। अगला है सहायक ग्रंथियां। तो इतने लिखेंगे, इतने करके तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल बताइए। तो देखिए, ये आपका फ्रेडरिक मिशर ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता प्राप्त की। अधिकांशतः जीवधारी न्यूक्लिक अम्ल में दो रूपों में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए में। तो इसमें जो वाटसन और क्रिक ने खोजा है, ये इसके द्वारा, ये आप लिख लीजिएगा इसे, इसके द्वारा दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, दिया था। देखिए इनके बीच में आपको, देखिए इनमें आपको कुंडल के बारे में जानना है। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन बांध के द्वारा एडेनिन थाइमिन यूरेसिल के मध्य में कितने हाइड्रोजन होते हैं, ये जानना है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये है आपका संरचना। ठीक। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर आपको लेख लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है। बस ये आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।